अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद नाजरीन। आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट नाफिज हो गया है और इस एक्ट के ख़िलाफ़ तमाम तर जो दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके हवाले से एक मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला सुनाया। ये फ़ैसला 10-5 से सुनाया गया है, यानी 10 जजेज़ ने इसकी हिमायत में बात की है, फ़ैसला सुनाया है और 5 जजेज़ ने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा है। इख्तिलाफ़ी नोट लिखने वाले जजेज़ में जस्टिस एजाज़ुल हसन शामिल हैं, मुनीब अख्तर हैं, मज़ाहिर नकवी हैं, आयशा मलिक हैं, शाहिद वहीद हैं। जबकि पार्लियामेंट के इस बनाए हुए कानून यानी एक्ट को बरकरार रखा गया है और इसे कानून तस्लीम कर लिया गया है। और इसी तरह से पार्लियामेंट के इस कानून के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जो भी होंगे वो समोटो लेने और फिर इसी तरह से उस पर अपील का जो इख्तियार है, इसके हवाले से इस कानून को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। 2 हफ्तों से ज़ायद रहने वाली इस लाइव समाअत में तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि लाइव समाअत हुई और मुख्तसर तरीन वक्त में, यानी इतना मुख्तसर वक्त यानी 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस बड़े केस का फ़ैसला भी हो गया है। और ये ऐसा केस था कि जिस केस के हवाले से बहुत सारी जो दरख्वास्तें थीं वो शामिल थीं और उन तमाम दरख्वास्तों को दलाइल के साथ मुस्तरद किया गया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये फ़ैसला सुनाया है और उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और कानून जो बनता है वो पार्लियामेंट के ज़रिए से बनता है। बहरहाल इस मुख्तसर ऑर्डर में जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फ़ैसले का इतलाक़ इसको करार दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये फ़ैसला चूँकि बहुत ही टेक्निकल यानी तकनीकी नोयत का था, इसलिए हमने इस फ़ैसले को मैं थोड़ा सा टाइम लिया। इस फ़ैसले में इसकी तमाम तर जो मारूज़ात थी उनको जहन में रखा और आज हम इसका फ़ैसला सुना रहे हैं। मुख्तसर फ़ैसला आया है, कल इसका जो डिटेल जो डिसीजन है वो कल आएगा। बहरहाल इस हवाले से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तमाम तर जो शिकें हैं इसकी मान ली गई हैं, लेकिन इसके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और उनके साथ जो बाकी जजेस थे उन्होंने एक और फ़ैसला भी किया है। वो उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं कि माजी के फ़ैसलों पर इतलाक़ यानी 7-8 से कलअदम करार दिया गया है। कलअदम कैसे? वो ऐसे कि जो ज़्यादा जजेज़ हैं यानी 8 जजेज़ हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो माजी के जो दरीजे हैं, माजी की जो तलखियाँ हैं या जो माजी के फ़ैसले हैं उसको उठाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अपीलों का या जो उस माजी में जो किए गए फ़ैसले हैं उस पर अपील नहीं की जा सकेगी। इसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इसके अगेंस्ट थे। वो कह रहे थे कि नहीं, अपील का हक़ होना चाहिए। इस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, जस्टिस मंदू खैल हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस अतर अमीन अल्लाह है और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। यानी ये वो तमाम जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कह रहे थे कि माजी में भी अगर कोई ऐसी मिसालें हैं, कोई ऐसे गलत फ़ैसले हुए हैं तो उसमें भी जो अपील का हक़ है वो रहना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों ने इसकी मुखालफत की। लेकिन चूँकि ज़्यादातर लोगों ने जो है वो इसके हक़ में बात की कि हाँ ठीक है, माजी के जो किए गए गलत फ़ैसले हैं चूँकि तल हकीकतें सामने आएंगी और फिर वक्त का ज़िया होगा, इसलिए आप इस हवाले से जो है वो इसको कलअदम नहीं करार दें। तो फिर इसमें फिर ऐसे ही हुआ कि जो माजी की जो अपीलें हैं वो अब नहीं सुनी जा सकेंगी। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं उसमें अशतर उसाफ साहब हैं, उसमें सैयद अली ज़फ़र साहब हैं, उसमें इरफान कादिर साहब हैं और दीगर जजेज़ हैं वकला हैं और ये सारे के सारे ये साबिक अटॉर्नी जनरल्स हैं और इसके साथ जयीद वकला भी हैं। इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है इसमें ताख़ीर तो हुई है लेकिन ये बड़ा खुशाइंद है और कानून की बालादस्ती से कायम हुई है। बादियों नज़र में ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को इस केस से यानी इस जो फ़ैसले से ये जो आज एक्ट का निफाज हुआ है इससे बज़ाहिर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसके ऊपर एजाज़ अहसन साहब ने भी इशारा दिया है कि हाँ, नून लीग और जो इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आज के फ़ैसले से वो भंगड़े ना डालें ना ही मिठाइयाँ खाएँ। बहरहाल जो 184(3) के मुकदमात में अपील के हक़ को 6-9 से बरकरार रखा गया है। 15 जजेज़ में से 7 जजेज़ ने कहा कि माजी के फ़ैसलों पर अपील की इजाज़त होनी चाहिए, मगर 8 ने मुखालफत कर दी। अपील की हिमायत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल है। ये बात हमने पहले भी कर दी, चूँकि हमने ये जो पूरा इक़्तिबास है वहाँ से लिया है और हम आपको पूरा पढ़ के सुना रहे ताकि मनोआन जो बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिखी है अपने मुख्तसर फ़ैसले में हम आपको वो बता सकें। एक्ट की जो शिकें हैं मजमूई तौर पर 8 शिकें थी। अब वो मैं शिकें आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाऊँगा चूँकि ये बहुत टेक्निकल नोयत की हैं। जल्द नोयत के
केसेस को 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकेगा। पहले हम ये देखते थे कि जितना भी इम्पोर्टेंट केस होता था वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होता था। और आप ये देख लें कि जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जो इनसे पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो बिल है, जो इसके खिलाफ इसके जो हवाले से जो दरखास्तें थी उनको उन्होंने डिले रखा, यानी उनको उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। शिक 2 के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी हर नए मुकदमे की तकर्रुरी के लिए फ़ैसला करेगी, 2 बेंच की, और इसी तरह से बेंच की जो तश्कील है वो भी उनका मुकम्मल इख्तियार होगा। 3 रुकनी कमेटी, देखिए इसमें उन्होंने एक की बजाय 3 रुकनी कमेटी यानी कमेटी की बात की है कि 3 रुकनी कमेटी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करेगी। 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस यानी मोस्ट सीनियर 2 जजेस जो हैं उस पर मुश्तमिल होगी। शिक 3 के मुताबिक 184(3) का आने वाला हर मामला 3 रुकनी कमेटी के सामने रखा जाएगा। 3 रुकनी कमेटी मामले को बुनियादी इंसानी हुकूक के निफाज और अवामी अहमियत की मयार पर इसको जांचेगी और इसको फिर वो तकर्रुरी करेगी इसकी समाअत के लिए। 184(3) के केसेस को कम अज़ कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आईनी तशरीह के मामलात में 5 रुकनी बेंच से कम तश्कील नहीं दिया जाएगा और फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर की जा सकेगी। अच्छा, इससे भी अहम बात यह है कि और अपील को 14 रोज़ में अपील बेंच के सामने पेश की जाएगी, लेकिन जो असल बेंच था वो नहीं, बल्कि अब उससे बड़े बेंच के सामने इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। शिक 5(2) के मुताबिक मुतसरा फरीक को 184(3) के केसेस में फैसले के खिलाफ अपील का हक हासिल होगा। नज़रसानी दरख्वास्त में नया वकील करने का इख्तियार होगा। आज की जो समाअत है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की फ़तेह है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की फ़तेह है, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला हुआ है इससे दरअसल जो PDM है उसको एक हिमायत मिली है, एक सॉफ्ट कॉर्नर मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है, ना ही तो यहाँ पर PMLN के लोगों को खुश होना चाहिए, ना PDM के, ना ही PTI के लोगों को, ना ही उन वकला को जो राइट विंग के हैं, ना ही उनको जो कि लेफ्ट विंग के हैं। बल्कि यहाँ सोचने की बात यह है, और आज इस चीज़ को हम दिल से सोचें कि आज बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की तरफ से। और जिस तरह से हम अपने हर व्लॉग में ये बात करते थे और हम प्रेस में भी देखते थे, लोग भी बात करते थे कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा वाकई हकीकी मानों में एक अपराइट जज हैं, जो कि इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर सोचते हैं कि मेरा ज़ाती क्या बनेगा। हमने देखा है कि इससे पहले जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, उससे पहले हमने देखा जो मुख्तलिफ सीरीज़ में 2-3 जजेस आए हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, इसी तरह से जस्टिस सईद खोसा साहब हैं, और वो इस तरह के फ़ैसले हमने माजी में देखा। उन्होंने वो वाले फ़ैसले किए जो कि थोड़े बहुत डिस्प्यूटेड थे। ऐसे फैसले थे, लगता था जैसे किसी एक पार्टी यानी किसी एक साइड के हक़ में है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने और उनसे खुद उनका इख्तियार लिया जा रहा था सुमोटो लेने का। उन्होंने कहा नहीं, ये कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, मेरा ज़ाती कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि मुझे खुद पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के मुताबिक ही चीज़ों को आगे लेके चलना है। बहरहाल आज का जो डिसीजन है, मुझसे अगर आप राय लें तो उसके मुताबिक आज का जो डिसीजन है बहुत ही तारीख़ी डिसीजन है। आज की इस डिसीजन की रोशनी में हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम तर पाइपलाइन में नहीं, बल्कि उससे बाहर निकल कर कोर्ट में और जज साहब के सामने पेश हुआ करेंगी। और इसके साथ मेरे ख्याल में अब जो बड़े बड़े पेंडिंग केसेस हैं उसमें अगर आप इलेक्शन कमीशन का जो मामला है उसको अगर हम देखते हैं, और फिर जो आम इंतखाबात के हवाले से चूँकि इतना डिले है और अब लग ये रहा है कि जो आम इंतखाबात हैं वो शायद जो जनवरी से भी आगे निकल के फरवरी और बल्कि उससे भी आगे निकल जाए, यानी अगले साल क्या उससे भी अगले साल तक जाने के ख़तरात मंडला रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है, आज उन्होंने ज़ाब्ता तय तो किया है, तमाम पार्टीज़ को साथ बिठाया है और कहा है कि हाँ, अब हम ये वाला काम कर रहे हैं, अब हम आपको बिठाकर सुनेंगे, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन जब होंगे उसमें किसी भी किस्म की जो कोताही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी कहा कि हम इलेक्शन को आगे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन देखिए, इलेक्शन कमीशन तो एक कानूनी इदारा है, वो तभी इम्प्लीमेंटेशन होगी उसके हवाले से कि जब हुकूमत चाहेगी। हुकूमत नहीं चाहेगी तो इलेक्शन कमीशन भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकता। सो इम्प्लीमेंटेशन इस फेज़ में कि हमारा जो इलेक्शन है, जो कि आईनी हक़ है पाकिस्तान की आवाम का, तमाम पार्टीज़ का, इसको टाइम पे होना चाहिए। इस हवाले से भी हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब इस केस को भी जल्द टेकअप करेंगे
और बेहतरीन फ़ैसला देंगे। 5 दिनों से लगातार इजराइल गज़ा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, और अब की बार तो बल्कि ये तो पहले से भी चल रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने एक बहरी बेड़ा कल भिजवाया है, एक आज भिजवाया है, और 3 लाख के करीब जो मिलिट्री है इजराइल की, जो कि ब्रूटल मिलिट्री है, वो इस वक्त उन्होंने हिसार में लिया हुआ है तीनों तरफ से गज़ा को। और गज़ा में इस वक्त एक शोरिश है और एक जंगी ऐसा समा है कि वहाँ पर वॉर है। लोग जो है वो खुले आसमान तले बैठे हुए। इस वक्त 2,60,000 से ज़ायद ख़ानदान अफराद जो हैं वो खुले आसमान के तले हैं, और वो खेमों के मुंतज़िर हैं, वो इमदाद के मुंतज़िर हैं, और वो ख़्याल के मुंतज़िर हैं कि हम किस तरह से उन तक पहुँचें और उनका ख़्याल करें। बहरहाल इस वक्त अगर हम आज की बात करें तो आज यानी गुज़श्ता रात को भी तकरीबन 35 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हुए हैं। इस वक्त तो इमारतें हैं वहाँ खंडर बन चुकी हैं, मलबे का ढेर हर तरफ, जो एमरजेंसी जितने भी उसके सहूलियात हैं उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से जो बड़े बड़े प्लाजाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो तबाह हो चुकी हैं, और इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ही ख़राब है, वो बयान करने के काबिल नहीं है। गज़ा के अंदर, गज़ा का मसला ये है कि गज़ा एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है। वहाँ पर अगर वो किसी भी तरह से कहीं भी हिट करते हैं गज़ा को किसी भी तरफ से, तो गज़ा की पूरी पट्टी जो है वो उससे मुतासिर होती है। जबकि इज़राइल का इशू ये है कि इज़राइल चूँकि थोड़ा बड़ा है, और इज़राइल जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे है, थोड़ा एरिया उसका एक तरफ है, थोड़ा दूसरी तरफ है, और मुख्तलिफ़ जगहों से खाली है, लेकिन गज़ा बहुत पॉपुलेटेड है। इस वजह से गज़ा में नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग अब तक जो है वो गज़ा में शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, चार्टर क्या है, बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है कि ये जो जंगी जराइम हैं इन्हें कम होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इज़राइल को ये सख्तियाँ जो हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। बहरहाल जब तक जो हमारा जो मुस्लिम उम्मा है वो आगे आकर अपना रोल प्ले नहीं करेगी, तो ये मसला थमने वाला नहीं है। चूँकि इज़राइल ने ये कह दिया है कि हम आज रात को ज़मीनी हमले भी करेंगे, तो आप ये बताइए कि वो एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, ऊपर से उन्होंने कॉर्डन किया हुआ है, उनको ऑक्यूपाई किया हुआ है, तीनों तरफ से सीज़ किया हुआ है, और ऊपर से वो ज़मीनी हमले भी करेगा, तो हमारे जो भाई हैं फ़लस्तीनी, उनका क्या होगा। और इस हवाले से हमें अगर हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा है उससे हटकर, OIC है, उससे हटकर हमें एक और प्लेटफॉर्म ढूंढना चाहिए, जो कि प्लेटफॉर्म अमेरिका को, इज़राइल को इस हवाले से रोके, स्टॉप करे कि इन जराइम को ख़त्म करें। इस हवाले से अगर पाकिस्तान चाहे, मशरिक़ वस्ता के कुछ कंट्रीज़ हैं वो चाहें, और इसी तरह से चाइना चाहे, रशिया चाहे, तो बहुत कुछ वो कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक जो है वो वहाँ पर जो जंग बंदी जल्द से जल्द, हमारी दुआ है कि वहाँ पर हो जाए, और वो तमाम तर जो वो लोग हैं जो इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, खुले आसमान के तले हैं, सहारे के मुंतज़िर हैं, वो कुछ आसूदगी उनको मिल सके। आज सुबह बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अफ़गानिस्तान में आज जो USGS है, उनकी जो खैबर रसां एजेंसी है, उन्होंने ये कहा कि आज सुबह 6 बजे 6.3 रेक्टर स्केल का एक दोबारा से बड़ा ज़लज़ला आया है। ताहम कुछ बहुत जानी या माली नुकसान की जो है वो इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं, मगर हमें ये देखना है कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान है वो चूँकि पहले ही बेचारा बड़ी मुश्किल में था, माशरती और माशी हवाले से भी, और 4000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उसमें लुक़्मे अजल बन गए थे। अभी जो हालिया ज़लज़ला कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले हुआ था, और अब फिर एक ज़लज़ला, हम दुआ करते हैं कि जो ज़लज़ला इस वक्त जो सुबह आया है हेरात में 10 किलोमीटर उससे दूर, और फिर 10 किलोमीटर उसकी गहराई बताई जाती है ज़लज़ले की, हम दुआ गो हैं कि जो अफ़गानिस्तान है, हमारा ब्रादर मुल्क है, वो महफूज रहे, उसके तमाम जो लोग हैं वो महफूज रहे हैं। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो इलेक्शन कमीशन के वाले से, आज इलेक्शन कमीशन की तौहीन के ऊपर जो है वो निसार दुरानी साहब ने आज इजलास बुलाया था। निसार दुरानी साहब ने के सामने जब शोएब शाहीन साहब जो कि PTI के वकील हैं, यानी इमरान खान साहब के वकील हैं, वो पेश होते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें इमरान खान साहब का जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए। तो इस पर निसार दुरानी जो है वो ज़रा लुत्फ़ उठाते हैं, और वो कहते हैं कि जी पहले तो हम शो कॉज भेजते थे आपको, तो आप आते नहीं थे, आज आप खुद ही कह रहे हैं कि जी हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कराएं, हम आपके पास आना चाहते हैं। बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिस्कशन के लिए, चूँकि जो बाकी जमातें हैं उन तमाम से तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम तरफ जो क़वाइद ज़वाबित हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो डिस्कस कर ली हैं इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के हवाले से, बाकी इलेक्शन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब जो कि PTI के
रहनुमा हैं और PTI के चेयरमैन हैं और PTI को लीड करते हैं, वो पेश नहीं हो सके थे। इस वजह से आज शोएब शाहीन साहब वहाँ पेश होते हैं और ये कहते हैं कि जी जो तौहीन के हवाले से जो है वो आप हमारे प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें। इमरान खान साहब के वो खुद आकर आपके सामने आपको बताएंगे कि जी ऐसा मामला नहीं है, हमारी जो कॉन्सेंट है वो ऐसे नहीं थी, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, बल्कि मैं इस पर वो जैसे भी एक तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएंगे या ज़बानी माफ़ी मांगेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, लेकिन इस पर जो मेंबर जो निसार दुरानी साहब हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो इमरान खान साहब के जारी कर दिए और ये कहा है कि ठीक है जी 24 अक्टूबर को इमरान खान साहब पेश हो। इसके साथ जो असद उमर साहब हैं वो चूँकि इलेक्शन कमीशन की जितनी भी समातें अब तो हुई हैं उन सब में वो पेश हुए हैं और उन्होंने ये कहा, बड़ा लुत्फ़ उठाया उन्होंने और उन्होंने ये कहा कि आप मुझे तो आप जाने ही दें, चूँकि मैं तो हर बार पेश होता हूँ और कुछ भी नहीं होता, आप बाकी लोगों को देख रहे होते हैं कि वो क्यों नहीं आए, आप मुझे तो जाने दें, मुझे माफ़ी कीजिए। बहरहाल इस पर निसार दुरानी साहब ने कहा कि जी आपको भी 24 अक्टूबर को आना पड़ेगा। और इसी तरह से जो फवाद चौधरी हैं वो अब तक पेश नहीं हुए, फवाद चौधरी के जो वकील हैं वो पेश हुए और फवाद चौधरी के हवाले से उन्होंने कहा जी वो काफ़ी बीमार हैं। तो बहरहाल इस पर निसार दुरानी साहब ने कहा कि 24 अक्टूबर को तमाम जो फरीक़ैन हैं वो पेश हों, इस हवाले से अपनी बात को सामने रखें। 24 अक्टूबर को हम समाअत रखेंगे। इमरान खान साहब पेश होते हैं नहीं होते, इमरान खान साहब तो पेश होना चाहेंगे। अब आप देखिए कि आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं क्या वो इस बात को एग्री करेंगी कि इमरान खान साहब एक चूँकि काफ़ी सिक्योरिटी का ख़दशा है, वो बताते हैं कि अब वो उनको वहाँ वो लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। बहरहाल इससे पहले तो हम सुनते थे कि असम्बली में तो ऐसे होता था कि जब कोई मुजरिम होता था तो उसको जेल में होता था तो उसको कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर उसको लेके आया जाता था। शारिकान अब्बासी साहब भी आते रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन चूँकि एक आईनी इदारा है, अब क्या उसके ऑर्डर के ऊपर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या जो आपके IG हैं इस पंजाब के वो मानेंगे या जो आपका जो वज़ारत दाखिला पंजाब है वो उनको आने देगा? अब ये देखना बाकी है। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।